हेलो बच्चों, स्वागत है आपका टीबीआई में। आज हम लोग जो है नए चैप्टर को शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है बहुपद। उसको अंग्रेजी में हम लोग क्या कहते हैं? पोलिनोमियल्स, है ना बच्चों। तो आइए हम लोग आज बहुपद के कुछ महत्वपूर्ण पदों यानी कि टर्म्स को समझते हैं, जिसके बिना कि हम लोग बहुपद शुरू करके भी फंस जाएंगे कई प्रश्नों में। तो आइए एक एक करके हम लोग बच्चों सभी टर्म्स को समझते हैं, जिसमें कि पहला टर्म हमारा क्या आ जाएगा? तो बहुपद में पहला टर्म आ जाएगा चर। क्या आ जाएगा? चर, जिसे कि अंग्रेजी में क्या कहते हैं? वेरिएबल। क्या कहते हैं? वेरिएबल। चर क्या होता है बच्चों? चर राशि वैसा राशि होता है जिसका कि मान जो है आपको बहुपद में दिया हुआ नहीं रहेगा, परंतु जो है कुछ शर्तों के आधार पर क्या होगा? उसका मान आएगा। प्रश्न में जिस तरह का शर्त दिया रहेगा उसके आधार पर क्या होता है बच्चों? उस चर का मान आते रहेगा। तो आइए बच्चों हम इसके परिभाषा को देखते हैं क्या होता है। इसका परिभाषा क्या हो जाएगा? चर वे राशियां होती है, चर वे राशियां होती है जिसका मान हमें बहुपद में दिया गया नहीं होता है, बल्कि प्रश्न के शर्तों के आधार पर, प्रश्न के शर्तों के आधार पर उसका मान क्या होता है? उसका मान निकलता है ना बच्चों। तो क्या देखा हमने कि चर वैसी राशि होती है जिसका मान क्या होता है? नहीं दिया गया होता है, और उसका मान कैसे निकलता है? उसका मान प्रश्न में दिए गए शर्तों के आधार पर निकलता है ना बच्चों। आइए हम कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं चर किसे कहते हैं। जैसे बच्चों आप लोग अंग्रेजी वर्णमाला के जो भी अक्षर हैं, अगर हम उसे बहुपद के रूप में लिख रहे हैं, उसमें सम्मिलित कर रहे हैं, तो उन राशियों को ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? उन राशियों को ही हम लोग चर राशि कहते हैं। तो आइए हम इसके एग्जाम्पल्स को समझते हैं बच्चों। इसके एग्जाम्पल में हम लोग जैसे कि x हो गया, y हो गया, z हो गया, या इस तरह का अंग्रेजी वर्णमाला का जो भी अक्षर है, अगर उसे हम बहुपद के रूप में लिखते हैं तो उन राशियों को ही क्या कहते हैं हम लोग? चर राशि, जिसका कि मान क्या होता है? प्रश्न के शर्तों के आधार पर बदलते रहता है ना बच्चों। आइए अब नेक्स्ट हम देखते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा अचर। क्या हो जाएगा? अचर। अचर का मतलब है बच्चों नॉन वेरिएबल। नॉन वेरिएबल का मतलब होता है जिसका मान न बदले, यानी कि बहुपद में आपको कुछ पद ऐसे दिए होंगे जिसका कि जो है मान नहीं बदलता है, उसका मान फिक्स होता है। यानी कि जैसे बच्चों जितना भी संख्या दिया रहेगा उन्हें हम लोग क्या कहते हैं? उन्हें अचर पद कहते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा परिभाषा? अचर वे राशियां होती है, अचर वे राशियां होती है जिसका मान हमें ज्ञात होता है, हमें ज्ञात होता है प्रश्न के शर्तों पर, प्रश्न के शर्तों पर ये निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है, निर्भर नहीं करता है। और क्या हो जाएगा बच्चों इसका? अचर क्या होता है बच्चों? अचर सामान्यतः संख्याएं ही होती है, संख्याएं ही होती है। इसे बच्चों हम लोगों ने अभी थोड़ा देर पहले समझा भी था कि जो भी संख्या होती है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? अचर पद। तो इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा? जैसे x प्लस 6 है बच्चों बराबर 16, तो इसमें जो ये 6 है यही क्या है बच्चों? इसे ही हम लोग क्या कहते हैं? इसे ही हम लोग अचर पद कहते हैं। और यहाँ 16 भी जो है ये भी क्या है? अचर पद है।
है ना बच्चों। अब आइए हम नेक्स्ट को देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है बीजीय व्यंजक। क्या है, बीजीय व्यंजक। तो बच्चों क्या है, बीजीय व्यंजक। तो बीजीय व्यंजक में जनरली क्या होता है कि हम लोगों ने अभी दो टर्म को समझा, चर और अचर। तो बीजीय व्यंजक चर और अचर जो पद होते हैं उनके सम्मिलित रूप को ही क्या कहते हैं हम लोग, बीजीय व्यंजक। यानी कि बीजीय व्यंजक में क्या क्या शामिल होते हैं, चर और अचर पद दोनों। तो हम लोग इसका परिभाषा क्या लिखेंगे, इसमें चर और अचर, चर और अचर दोनों पद क्या होते हैं, दोनों पद शामिल होते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा बच्चों एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल क्या क्या हो जाएगा, जैसे कि हम लोग लिखेंगे 3x प्लस 6 इक्वल्स टू 2, है ना। तो इसमें क्या हो गया बच्चों, x क्या हो गया हमारा, x हो गया हमारा चर पद, और ये जो 6 है 3 है और 2 है ये सब क्या हो गया, ये सब क्या हो गया, तो ये सब हो गया अचर पद। क्या हो गया, अचर पद। तो अब हम बच्चों इसे इरेज कर लेते हैं, उसके बाद अगले टर्म को समझते हैं। आइए बच्चों अब हम फाइनली किसे समझेंगे, जो हमारा टॉपिक का नाम है, चैप्टर का नाम है, अब हम उसे समझेंगे अच्छे से। तो हमारा क्या है टॉपिक का नाम, बहुपद। अब हम इसी टर्म को समझने वाले हैं कि बहुपद क्या है, बहुपद क्या है। वे बीजीय व्यंजक जिसमें प्रत्येक चर की घात जो है क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक के रूप की होती है ना। आइए हम इसके परिभाषा को लिखते हैं। वे बीजीय व्यंजक, वे बीजीय व्यंजक जिसमें मौजूद प्रत्येक चर की घात कैसी होती है, प्रत्येक चर की घात धनात्मक पूर्णांक के रूप की होती है, के रूप की होती है ना बच्चों। तो बीजीय व्यंजक क्या, तो बीजीय व्यंजक में जो भी चर मौजूद होता है उसके घातों का जो है वो मान जो होता है वो किसमें होता है, वो धनात्मक पूर्णांक के रूप में होता है। जैसे कि हम लोग एग्जांपल से समझते हैं कि मान लेते हैं कि 8x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, ये क्या है, बहुपद है। इसमें देखिए बच्चों जो ये बीजीय व्यंजक है इसमें x है, इसका घात कितना है, इसका घात 1 है। और एक क्या है बच्चों, धनात्मक है ऋणात्मक, है ना, धनात्मक है, इसीलिए इसे हम लोग क्या कह देंगे बच्चों, इसे बहुपद कह देंगे। तो इसी तरह के बीजीय व्यंजक जिसके की घातों का कुछ धनात्मक पूर्णांक के रूप में मान होता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, बहुपद कहते हैं। आइए हम देखते हैं कि सामान्यतः बहुपद को किस रूप में लिखते हैं, तो सामान्यतः बहुपद को px gx qx इस तरह के टर्म से क्या होता है बच्चों, लिखा जाता है, इस तरह से लिखा जाता है। जैसे कि हमें एक बहुपद लिखना होगा तो हम पहले ऐसे लिखेंगे px बराबर 8x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। इस तरह से हम लोग इसे क्या करेंगे बच्चों, इस तरह से लिखेंगे। अब आइए बच्चों हम लोग क्या समझेंगे, बहुपद की घात। बहुपद को तो हम लोगों ने समझ लिया, अब हम समझेंगे बहुपद की घात किसे कहते हैं, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात बच्चों किसे कहेंगे, तो इसमें बहुपद में जो भी चर राशि होता है उसका जो मैक्सिमम घात होता है, महत्तम मान होता है, महत्तम घात होता है, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, बहुपद की घात। तो इसका क्या हो जाएगा, किसी भी बहुपद में अधिकतम घात वाले
पद को बहुपद की घात कहते हैं। जैसे कि हम अगर एक बहुपद इस तरह का लिखे हैं, px बराबर 8x² प्लस 4x प्लस 8, तो इसमें चर पद क्या है, दो जगह यहां भी है और यहां भी है, परंतु यहां के चर का कितना घात है 2 और यहां के चर का घात कितना है 1, तो अधिकतम का है ये है, तो इस बहुपद का जो घात कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, x², है ना। तो यही इसका क्या कहलाएगा, बहुपद की घात, यानी कि इस बहुपद का कितना घात है, इस बहुपद का 2 घात है। तो आइए बच्चों अब हम क्या समझने वाले हैं, बहुपद के प्रकारों को। बहुपद के प्रकार। तो बहुपद का जो प्रकार होगा वो 2 टाइप का होगा, एक तो होगा पद के आधार पर, दूसरा किस आधार पे होगा, एक होगा पद के आधार पर और दूसरा किस आधार पे होगा बच्चों, तो दूसरा हो जाएगा घात के आधार पर। तो बहुपद का जो प्रकार होगा वो किन 2 आधारों पर होगा, एक तो होगा पद के आधार पर, दूसरा किस आधार पे, तो घात के आधार पर। तो पद के आधार पर कितने प्रकार का होता है बच्चों, तो पद के आधार पे 3 प्रकार का होता है। पहला हो जाएगा एक पदीय बहुपद, दूसरा हो जाएगा द्विपदीय बहुपद, तीसरा हो जाएगा त्रिपदीय बहुपद। तो घात के आधार पर हो जाएगा एक घातीय जिसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं, दूसरा हो जाएगा द्विघातीय और तीसरा हो जाएगा त्रिघातीय। तो इस तरह का बच्चों होगा। आइए हम लोग एक करके देखते हैं। तो पद के आधार पर क्या क्या हो जाएगा, पद के आधार पर हो जाएगा तो एक पदीय, दूसरा हो जाएगा द्विपदीय, तीसरा हो जाएगा त्रिपदीय। और इसमें क्या क्या हो जाएगा बच्चों, इसमें हो जाएगा एक घातीय जिसे हम रैखिक भी कहते हैं, सेकंड हो जाएगा द्विघातीय, थर्ड हो जाएगा त्रिघातीय, है ना बच्चों। आइए एक पद ये क्या होगा कि वैसा बहुपद होगा जैसे कि 8x², इस तरह का है बहुपद। तो इसमें बच्चों टोटल कितना पद हो गया, इसमें केवल एक पद हो गया। अगर हम इसमें 8x जोड़ दें, अब बच्चों इसमें कितना पद हो गया, इसमें 2 पद हो गया, और प्लस 8 कर दे तो अब बच्चों इसमें कितना पद हो गया, तो इसमें 3 पद हो गया। अब घात का कैसा होगा, तो घात का अगर हम 8x प्लस 4 लिखते हैं तो बच्चों इसमें कितना घात है, इसमें एक घात है। अगर हम इस तरह का बहुपद लिखेंगे तो बच्चों यहाँ क्या है, x का मैक्सिमम घात कितना है 2, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों द्विघातीय। और अगर हम इस तरह का लिखें स्क्वायर प्लस 8x प्लस 7, अगर हम इस तरह का लिखें तो यहाँ कितना है बच्चों मैक्सिमम घात 3, तो ये क्या कहला जाएगा, ये त्रिघातीय बहुपद कहला जाएगा। तो बच्चों उम्मीद है आप लोगों को बहुपद का इंट्रोडक्शन क्लास अच्छे से समझ में आया होगा, जिसके आधार पर ही हम लोग आगे के अध्यायों को, प्रश्नावलियों को अच्छे से सॉल्व करेंगे। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।